नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं आपकी खबर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पैनल में शिव कुमार द्विवेदी जी हैं और शिव कुमार द्विवेदी हमेशा आपकी खबर के साथ में डिबेट जब भी होती है तो वह अपनी एनालिसिस लेकर आते रहे हैं। और आज जो हमारी चर्चा होने जा रही है, जो डिस्कशन होने जा रहा है, उसमें जो बिंदु हैं, उसमें इस बात पर हम चर्चा करेंगे कि जो अभी एग्जिट पोल आया उसमें जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को दिखाया जा रहा है, उनके गठबंधन को दिखाया जा रहा है। हालांकि सारे लगभग लगभग कुछ एक दो अगर उसमें चैनल्स को छोड़ दें, मीडिया हाउसेस को छोड़ दें, तो अधिकतर लोगों ने भाजपा की गठबंधन को आगे बढ़ता हुआ अभी बताया है, जो कि एग्जिट पोल की रिपोर्ट है। दूसरा हमारा जो बिंदु होगा कि अभी एग्जिट पोल है, अभी ये नतीजे नहीं है, लेकिन कल यानी कि मंगलवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के द्वारा जो ईवीएम पर जो आरोप लगाए गए, खास करके बनारस में, काशी में जो कहा गया, उस पर भी हमारी चर्चा होगी। हालांकि उसमें अधिकारियों ने अपनी सफाई दी। समाजवादी पार्टी इलेक्शन कमीशन में गई, इलेक्शन कमीशन ने भी एक प्रेस नोट जारी कर दिया और बताया गया कि कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। कमिश्नर ने भी बताया कि कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है और अगर ये टैली किया जाए, जो ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी थी, इसके नंबर से जो टैली किया जाए, जो पकड़ी गई है, अगर दोनों सेम है तब उसमें गड़बड़ी की आशंका पाई जाती है, अदरवाइज नहीं, जैसा कि कमिश्नर वाराणसी के द्वारा, मंडल के द्वारा कहा गया। अब हमारी चर्चा शुरू होने जा रही है। शिवकुमार द्विवेदी जी, आखिर में ये बताइए, एग्जिट पोल तो कम बेस सारे एक ही तरीके की राय अपनी रख रहे हैं, ऐसा क्या है? शिवकुमार जी, आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? हेलो। लग रहा है शिवकुमार द्विवेदी जी का संपर्क कुछ कनेक्टिविटी इशू के कारण जो है कट गया है। हम अभी देखते हैं कि जैसे ही वह जुड़ते हैं तो हमारी चर्चा शुरू होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एग्जिट पोल के जो अभी जिस तरीके से दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल में, शिवकुमार जी, आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? जी जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर। मेरी आवाज आई। तो आपकी, जी आ रही है। आपकी खबर के जो दर्शक हैं वह ये जानना चाहते हैं कि अभी हम जो पहला हमारा बिंदु है उस पर डिस्कशन करेंगे कि एग्जिट पोल, जिसमें अभी बताया जा रहा है कि कमोबेश जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी सर्वे हैं, उसमें भाजपा के गठबंधन को आगे बताया जा रहा है। कुछ और अन्य दो चार ऐसे सर्वे हुए हैं जिसमें सपा को अभी आगे बताया जा रहा है। हालांकि ये एग्जिट पोल है, इस पर कोई बहुत ज्यादा अभी एक संकेत तो हो सकता है, लेकिन ये परिणाम नहीं हो सकते। हो भी सकता है ये परिणाम में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है परिणाम में ना भी कन्वर्ट हो। तो आखिर में ऐसा क्या है कि एग्जिट पोल के नतीजे कमोबेश एक ही तरीके से आ रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए राजू जी, जो एग्जैक्ट पोल है, आवाज आ रही। हाँ, आ रही है। हेलो। मैं कह रहा हूं हाँ, कि आ रही है, एग्जिट आ पोल रही है। कमोबेश जनता को परिलक्षित कर रहा है और ये रुझान जो है, ये रुझान पहले भी ऐसे माने जा रहे थे। सच्चाई ये है कि अगर आज के 6 महीने पहले हम चलते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक माहौल बन रहा था कि उत्तर प्रदेश में हम्म। समाजवादी पार्टी एक कड़े प्रतिपक्ष के रूप में खड़ी हो रही है भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में। शिव कुमार और जी, एक एक बार आपको इंटरफेयर कर रहे हैं, आपका वीडियो नहीं आ रहा है, तो एक बार आप लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर लें। मुझे लग रहा है कुछ जी जी, ठीक नेटवर्क ठीक। इशू के कारण ये सारी टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। एक बार आप लॉग आउट करके फिर से कनेक्ट कर लें। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि कुछ कनेक्टिविटी इशू के कारण शिव कुमार जी के कुछ कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम आने के कारण अभी कुछ प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन वो मेरे ख्याल से फिर हाँ से कनेक्ट हुए। तो हाँ, अब आपका वीडियो हाँ। आ रहा है जी, कंटिन्यू।
जी, कंटिन्यू प्लीज। मैं ये कह रहा था कि जितने भी एग्जिट पोल दिखाई पड़ रहे हैं कमोबेश ये इससे भी अच्छे परिणाम आ सकते हैं। मतलब जो दिखा रहे हैं वो 328, 320, कुछ 338 तक जा रहे हैं और कुछ 294 तक भी जा रहे हैं। सच्चाई है कि जितने भी सर्वे हो रहे हैं वो कई एजेंसीज जो है, यानी जो न्यूज चैनल है, वो किसी न किसी सर्वे एजेंसी के साथ ही काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत से बड़े नाम है। चाणक्य का नाम है, माई एक्सेस ग्रुप है, सी वोटर्स है। ऐसे बहुत से लोगों ने मिल करके किसी न किसी चैनल के साथ काम किया और कुछ चैनलों ने पोल इन पोल्स दिखाया, यानी उन्होंने अपना सर्वे नहीं किया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये सर्वे जो है, मैं तो नहीं कहता ये परिणाम है, परिणाम तो कल ही आने वाले हैं, लेकिन एक रुझान देते हैं कि जनता किस तरफ जा रही है। सच्चाई है कि यही सी वोटर और एबीपी न्यूज जो था, उसने 6 महीने पहले तक अखिलेश यादव की लोकप्रियता को बढ़ते हुए दिखाया था, अखिलेश यादव जी के मत प्रतिशत बढ़ते हुए दिखाया था। अचानक फिर उसने अभी 2 महीने पहले किए, मतलब वो तो 6 महीने से हर महीने कर रहा है पोल, पोल इन पोल करता चला जा रहा है। और इन परिस्थितियों में आप देखिए कि अखिलेश यादव जी जो 6 महीने पहले लग रहा था कि नहीं बूम करेंगे और उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से उनका स्थान बहुत बड़ा मजबूती के साथ आएगा, उसके पीछे कई तर्क दिए गए थे और शायद वो वातावरण बन भी रहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी प्रचंड रूप से आ रही है तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अतिशोक्ति है या कोई बड़ा काम है, क्योंकि अगर श्री राम जन्मभूमि का उन्होंने निर्माण किया तो बेशक उन्हें अच्छी सीटें आनी चाहिए। 370 उन्होंने खत्म किया, बेशक उन्हें अच्छी सीटें आनी चाहिए। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी का स्थिति क्या रही कि समाजवादी पार्टी ने को लगने लगा कि वो सत्ता में आ रहे हैं तो उनके बड़बोलेपन आए। मतलब उससे सबसे पहले मैं माननीय अखिलेश यादव जी की चर्चा करना चाहूंगा कि आज के 3 महीने पहले उन्होंने जिन्ना जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। तो जिन्ना क्यों ले आए? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहे थे, आप जिन्ना का कंपैरिजन सरदार पटेल से कर देते हैं और उससे सरदार पटेल से करने से आपको क्या लाभ हुआ? तो जिन्ना शुरू किसने किया? अखिलेश यादव जी ने। उन्हें लगा जिन्ना जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी हमें पूरा वोट देगी, यादव कम्युनिटी हमें पूरा वोट देगी, बाकी जगह से हम ले आएंगे। यानी पूरा मुस्लिम तुष्टिकरण का उन्होंने दांव फेंका और वहीं तक नहीं रहे। आप देखिए शफीकुर रहमान बर्क जो कि तालिबान का स्वागत कर रहे थे, जिसमें अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो रहा था, वो उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले तालिबान का स्वागत कर रहे थे कि तालिबान उत्तर प्रदेश में आ जाए, मैं उसका स्वागत करता हूं। ठीक वही शफीकुर रहमान बर्क जब लड़कियों की मिनिमम जो एज थी शादी की, जब उसको 21 वर्ष सदन के अंदर पारित किया गया और ऐसा प्रस्ताव रखा गया, तो शफीकुर रहमान बर्क ने ही महिलाओं पर गलत आरोप लगाया और कहा कि 21 साल की लड़कियां आवारा हो जाती हैं। उसके बाद आप रही सही जो कसर थी, वो कुल मिलाकर के आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुस्लिम तुष्टिकरण का कार्ड खेलना नहीं छोड़ा। वो मथुरा गए, अन्य जगह पर गए, लेकिन वो श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर नहीं आए। आप समझिए उनकी टैक्टिक्स क्या थी। वो मुस्लिम तुष्टिकरण को भरपूर कर रहे थे और बड़ी मेहनत के साथ एक भी चीज का कंडम नहीं किया अखिलेश यादव जी ने कि शफीकुर रहमान ने गलत बोला है। इनकी यात्राओं में पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगे। ऐसी गोंडा से भी रिपोर्ट आई थी और दूसरी बार आगरा की तरफ भी ऐसा ही एक घटना घटी थी। इसके अलावा देखिए, चाहे वो शफीकुर रहमान बर्क हो, चाहे वो आजम खां जी रहे हो, जितने भी लोग रहे, उन लोगों ने भारत माता को डायन कहा तो भी ना मुलायम सिंह जी बोले और ना अखिलेश यादव जी ने अभी शफीकुर रहमान को डांटा। टीएस हसन, जिनका नाम आपने सुना होगा, राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने वंदे जनगण मन नहीं गा पाए, ये भी वीडियो बड़ा वायरल हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक वर्ग को लेकर के और मुस्लिम तुष्टिकरण से आप सत्ता में नहीं आ सकते। तीसरी फैक्टर बताना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी सत्ता नहीं में तो क्यों नहीं आने वाले हैं। एक एक बात बताइए, तो इसका तो उनको लाभ मिला जिस तरीके से रिपोर्ट दिख रही है। मुस्लिम्स ने एक तरफा वोट दिया है, यहां तक कि जो बसपा के तरफ भी पहले वोट जाते थे वह अब की जी जो दिख रहे हैं अभी पोल के अगर आंकड़ों पर ही हम बात करें तो उसमें ये दिखाया जा रहा है कि मुस्लिम्स ने इवन की ओवैसी को भी वोट नहीं दिया है, एक तरफा वोट दिया है समाजवादी पार्टी को। तो उनको तो लाभ मिला ही ना इस चीज का, उनके वोटिंग बिल्कुल सही परसेंटेज कहा। भी बढ़े, तो चूक कहां से नहीं होगी? नहीं, देखिए सच्चाई क्या है कि समाजवादी पार्टी को जो वोट मिल रहे थे, मुस्लिमों के वोट जो सर्वाधिक वोट होते हैं, जो उनको मिलते हैं, वह वोट तो परंपरागत समाजवादी पार्टी या एंटी बीजेपी समझिए आप, वो कभी भाजपा के नहीं रहे। तो उस वोट से कंपैरिजन करना साहब की भाजपा हार रही है, ये एक दृष्टिकोण गलत था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुछ, अब उन्होंने जातियों पे काम करना बंद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी अब समूहों पे काम कर रही है, वर्ग पे काम कर रही है। जैसे मजदूर वर्ग हुआ, महिला हुई, नौजवान हुए, किसान हुए। किसानों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने ई नाम मंडी खोल दी, किसानों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने मंडी शुल्क खत्म किया, किसानों को लेकर के 2000 रुपए उनके खाते में भेजना शुरू किया, किसानों को लेकर के सॉइल कार्ड की जो जांच होती है कोई सामान्य घटना नहीं है, किसी भी सॉइल कार्ड की जांच कराने के लिए जाइए तो कई हजारों रुपए लगते हैं, वो फ्री में दिया। इसके अलावा 5 लाख रुपए का जो बीमा गोल्डन कार्ड बना करके दिया, उसमें तो सारे वर्ग आ गए, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, यानी गरीब वर्ग की चर्चा करी भारतीय जनता पार्टी ने। आज जनधन खाते खुले, अभी आपने
यूक्रेन का एक मामला चल रहा है, आपके संज्ञान में भी होगा। यूक्रेन में अभी यूरोपियन यूनियन में और अमेरिका ने मिल करके वहां पर जो वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, एप्पल और गूगल जो अपने वहां पर यूनिफाइड सिस्टम चलाती थी, यानी कि पैसे को ट्रांसफर करना, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, वो उन्होंने वहां से बैक कर लिया और काम नहीं करेंगे। वहां एक अर्थव्यवस्था की स्थिति बड़ी खराब पनपी। लेकिन भारत में एक दूरदर्शी नेता है श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 2014 में ही डिजिटल इंडिया का नारा दे दिया, और डिजिटल इंडिया का नारा देकर के आज भारत के पास अपना पेमेंट सिस्टम है, समझिए आप, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन अपने पास है। इसके अलावा भारत का अपना रुपे कार्ड है, भारत का अपना पे फोन है, भारत का अपना भारत पे है, जिसमें आपको जान के आश्चर्य होगा कि लगभग 20% लोग ही अब एटीएम को प्रयोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ठीक इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने जैसे इतने बड़े वर्ग को पकड़ा, ठीक उसी तरह जनधन खातों के माध्यम से गरीबों तक पाएंगे। जनधन खाते भी आज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा काम जो किया वो आवाज दिया। आवाज देने में उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू को देंगे, मुसलमान को देंगे, किसको देंगे, तो उन्होंने वर्ग की राजनीति की भारतीय जनता पार्टी ने, यानी जो गरीब है वो किसी भी वर्ग, किसी भी जात से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी धर्म से हो, वो उसको देने को तैयार बैठे हुए हैं। इसी का रिजल्ट किया। कोविड का जब काल था तो मुझे ये बात बोलते हुए थोड़ा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप देखिए समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, किनके कोई भी बड़े नेता फील्ड पे नहीं थे और ना ही लोगों के सपोर्ट में खड़े हो रहे थे। यहां तक कि अखिलेश यादव जी उस समय बाहर कहीं आनंद ले रहे थे, वो कमरे से बाहर नहीं निकले और कोरोना के टीके पर भी उन्होंने आरोप लगाए। मेरा इतना मानना है कि उस समय भारतीय जनता पार्टी ने कोविड के समय में इमीडिएट निर्णय लिए, तुरंत, मतलब विपक्ष जो कहता नहीं था उससे पहले निर्णय लिए, और उन्होंने कहा कि हम राशन बांटेंगे। 2 साल राशन बांटा। आपको लगता होगा जिनका पेट भरा है उन्हें बड़ा सामान्य घटना लगती होगी कि 5 किलो राशन से क्या होता है, लेकिन आप सोचिए जिसकी यूनिट बड़ी होती है उसको 5 किलो नहीं 1 क्विंटल राशन उसके यहाँ जाता है। और मैं ग्राउंड लेवल पर गया हूं राजू जी, और मैंने लोगों से पूछा, मुस्लिम परिवारों से मैंने पूछा कि क्या आप तो समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहे हो? उन्होंने कहा नहीं देने जा रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे आप तो उनके परंपरागत वोटर हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे क्योंकि कोविड में जब मैं ठेला नहीं लगाता था, कोविड में मजदूरी हमारे पास नहीं थी, कोविड में 1 रुपए हमारे पास नहीं थे, उस समय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और योगी जी की सरकार ने उन्हें भोजन उपलब्ध कराया। समझिए आप, चावल और क्या नाम है गेहूं, ये हमें लगता है कि सामान्य घटना है, 5 किलो चावल 5 किलो गेहूं पर यूनिट पे, लेकिन उनके लिए सामान्य एक लाभार्थी वर्ग जो एक तैयार हुआ वो सारी जातियों का था। लाभार्थी वर्ग ने बहुत काम किया। कहने का मतलब ये है कि जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है वो लाभार्थी वर्ग का दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज आप देखिए कि लाभार्थियों को लेकर के भाजपा बहुत फोकस रही, और 2014 से ही भारतीय जनता पार्टी ने जातियों की राजनीति प्रतीकात्मक की है और समूहों की राजनीति बड़े लेवल पर की। जैसे चाहे वो आवास की चर्चा हो, चाहे वो जनधन खातों की चर्चा हो, चाहे वो राशन बांटने की चर्चा हो, ऐसे जो समूहों की चर्चा, किसानों की चर्चा हो, वो बात समूह की कर रहे हैं। किसान की बात करेंगे तो ज्यादा लोग आएंगे, अगर हम जात की बात करेंगे ब्राह्मण की तो कम लोग आएंगे, वो 14% होंगे, 12% होंगे, लेकिन जब समूह की बात करेंगे तो वो परसेंटेज ऑफ वोट्स बहुत बढ़ जाते हैं। समझिए आप, तो भारतीय जनता पार्टी सदी हुई राजनीति कर रही थी और उस राजनीति में सफल। दूसरी चीज, इस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मुद्दा था। अभी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो बहुत बड़ा मुद्दा था कि आप सोचिए कि 462 लाख करोड़ रुपए का 462 करोड़ रुपए का लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यूपी के अंदर हुआ है। समझिए आप, और इतना 4,62,000 करोड़ का, सॉरी क्षमा करिएगा, 4,62,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यूपी के अंदर हुआ, जो कभी नहीं हुआ। एप्पल की एक अपनी यहां पर फर्म खोली, सैमसंग ने अपनी यूनिट यूपी के अंदर खोली। ये अनुकूल माहौल ईजिंग ऑफ डूइंग बिजनेस में अभी आप देखा जाए तो भारत के अंदर यूपी नंबर 1 पे है, यानी यहां इतनी सहूलियत मिल रही है। तो वो लॉ एंड ऑर्डर जो समाजवादी पार्टी के समय में बहुत बुरा था, बहुत दिक्कतें थी, आज किसी भी मोहल्ले में अगल बगल कहीं कोई गुंडे नजर नहीं आते हैं, मतलब कोई दादा नजर नहीं आते हैं। आज लड़कियां जो माइक्रो इंटीरियर है, ट्री टायर सिटी अगर आप बोले, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, बहराइच, ये ट्री टायर सिटी जो है, यहां भी लड़कियां 12 बजे घूमती हैं, स्कूटी से घूमती हैं। तो ये जो माहौल बना, ये भी एक बहुत अच्छा माहौल बना। तो मेरा ये मानना है कि आम जनमानस को इससे नहीं मतलब है कि ठेके कौन पा रहा, आम जनमानस से इससे मतलब नहीं है कि सरकार कौन बन रही है, उन्हें इससे मतलब है हमें सुरक्षा कौन दे रहा है। और इसको लेकर के महिलाओं का एक जो वर्ग है, अभी आपने वोटिंग परसेंटेज भी देखा, बहुत जगह गिरा है, लेकिन गिरने के बाद भी देखिए, जैसे मैं अगर बलरामपुर की सीट चर्चा करूं तो बलरामपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, सदर की सीट जो है, उसमें पिछले बार 47% मत पड़ा था, इस बार 48% पड़ा। अब 48% को अगर हम तोड़ने जब उसमें निकालते हैं कि महिलाओं ने कितना डाला, तो 55% वोट महिलाओं ने डाला और 45% मत पुरुषों ने डाला। तो जो महिलाओं का रुझान था, हर जगह ज्यादा है महिलाओं का, आत्मसम्मान से 10 से 12% हर जगह ज्यादा है।
बिल्कुल। अब बता दूं आपको कि महिलाओं को लेकर के जो शौचालय शौचालय जो सामान्य चीज लगती थी कि नहीं, तो 2014 में लाल किला की प्राचीर से जो मोदी जी ने शौचालय की चर्चा करी, उसका इम्पैक्ट इतना है राजू जी कि आप कल्पना नहीं करेंगे। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही, महिलाओं को गर्व हो रहा। और अभी आप जो आवास बन रहे हैं महिलाओं के ऊपर, डोमेस्टिक वायलेंस जो होते थे, घरेलू हिंसा होती थी, वो इसलिए होती थी कि उनके पास वो काम पुरुषों से ज्यादा करती हैं। सुबह से शाम तक उनके लिए खाना बनाना, सारे काम करना, बर्तन धुलना, माजना, बच्चों को तैयार करना, लेकिन उनकी उत्पादकता कुछ नहीं थी। उनका महत्व, क्योंकि उनकी जेब में 1 रुपए नहीं थे, तो उनके साथ पति उनके अत्याचार करते थे। आज स्थिति क्या हुआ, नरेंद्र मोदी सरकार ने लगभग सभी योजनाओं में महिलाओं को पहले किया है। यानी राशन कार्ड बनेगा महिला के नाम से, आवास मिलेगा महिला के नाम से, उनको भी आत्मसम्मान। मैं तो दंग रह गया, 78 साल की एक महिला से मैं मिला राजू जी, वो भी लखनऊ के एक मेरे जानने वाले थे। मैं उनके घर पे गया, मैंने कहा माता जी प्रणाम, तो उन्होंने कहा भैया खाता खुलवाना है। मैंने कहा, मैं हंसने लगा, मैंने कहा मुझसे मजाक कर रही होंगी, वो पढ़ी लिखी थी। तो उन्होंने कहा आज तक कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। यानी आप सोचिए, नरेंद्र मोदी ने राशन कार्ड दे उनको बनवाना था, इसलिए उसमें महिला की जरूरत थी, और महिला का अकाउंट नंबर चाहिए, आपका नहीं चाहिए। तो ये सबसे बड़ी चीज थी कि महिलाओं को आत्मसम्मान दिया, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो जनधन खाते हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो आवास हो, यहां तक कि उज्ज्वला गैस, इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग, बड़ी चीज थी उज्ज्वला गैस। धुआं वही झेलती थी, बार बार बर्तन मांजती थी, काला काला बर्तन हो जाता था, और अगल बगल से जाकर के राखी ला करके फिर उसको मांजने का काम करती थी। आज वो भी उज्ज्वला गैस का लाभ ले रही हैं और उन्हें आनंद आ रहा है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जहां भाजपा सदी हुई रणनीति के साथ चल रही थी, वहीं अखिलेश यादव जी ठीक उसके विपरीत चल रहे थे। वो जिन्ना लेकर के आ जाते हैं, कहीं महेंद्र अलीगढ़ का जो यूनिवर्सिटी है उसके संस्थापक का विरोध करना शुरू कर देते हैं, कहीं वो तालिबान के साथ खड़े हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज आप देखिए कि अखिलेश यादव जी ने जितने भी टिकट दिए, आप अगर मैं अगल बगल की चर्चा कर लूं, खाली 10-15 सीटों की चर्चा करूं, तो वो सारे के सारे टिकट उनके ऐसे लोग हैं, या तो वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, या तो बड़े नटोरियस टाइप के लोग हैं अपने इलाके के, और या तो उनमें दम ही नहीं लड़ने की, समझिए आप। तो उनका जो टिकट वितरण हुआ, उसी से भारतीय जनता पार्टी को, मुझे जो लगता था कि भाजपा 280 सीटें क्रॉस कर जाएगी। चाहे वो नाहिद हसन की चर्चा हो, जो दंगाई था, उसको लेकर के चले आए। कहीं कहीं स्ट्रेटजी उन्होंने चेंज किया, और उसका लाभ उन्हें द्वितीय चरण में मिला। द्वितीय चरण में उन्होंने स्ट्रेटजी चेंज किया, मुजफ्फरनगर में हिंदुओं को दिया टिकट, उससे पहले वो सब मुसलमानों को ही टिकट दे रहे थे वहां पे। तो लेकिन वो स्ट्रेटजी बहुत कामयाब नहीं हुई। इसका मतलब है कि अनुभव कम है, और उन्हें लगता था कि अगर हिंदू बनाम मुस्लिम भाजपा ने नहीं किया, हिंदू बनाम मुस्लिम सपा ने किया, और पूरी तरह से किया। और दूसरी चीज, अभी आपने कहा कि समाजवादी पार्टी को लेकर के कि उसके लोग जो है, ईवीएम पे भी आप चर्चा कर रहे थे, लेकिन ईवीएम का तो पोर्शन हमारा बाद में आएगा। मैं पहले चर्चा कर दूं कि समाजवादी पार्टी के हारने का कारण तो मैंने अभी 2-3 कारण आपको बनाई दिए, सफीकुर रहमान बर्ग को बता दिया, स्वयं जिन्ना का चर्चा वो कर रहे थे। और सबसे बड़ी चीज, भगवा को गाली देने का काम किसने किया साहब? अखिलेश यादव जी ने सबसे अधिक किया। भगवा जंग है, ये किसने बोला? अखिलेश यादव जी ने बोला। उसके बाद में आप फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की चर्चा करिए, उस पर भी उन्होंने टिप्पणी करी। अलग बात है कि वो दर्शन करने चले गए अंतिम चरण में, उस पर भी उन्होंने टिप्पणी की। तीसरी चीज, देखिए समाजवादी पार्टी आ रही है, इसकी सुगबुगाहट 3 महीने पहले शुरू हुई, ऐसा वातावरण बनना शुरू हुआ। और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि इस सुगबुगाहट के साथ ही कुछ मुस्लिम लड़के, मतलब कहीं पर मेरठ के अंदर वो कोतवाल को ठहका रहे थे कि बस आने दो, फिर तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा, तुम मेरा चालान काटोगे। और अभी भी देख लीजिए फेसबुक पे, मैं कल से देख रहा हूं कि तरह तरह की टिप्पणियां करी जा रही हैं समाजवादी पार्टी के लोगों की तरफ से, कि हम निपट लेंगे, डीएम से निपट लेंगे, एसपी से निपट लेंगे, इनसे निपट लेंगे। आप सोचिए, जो पार्टी सत्ता में नहीं है तो इतनी अराजक है, इतनी अराजकता उसके अंदर है, और जो पार्टी सत्ता में आएगी तो कितनी अराजकता होगी। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने इस चीज को आत्मसात किया। उत्तर प्रदेश की जनता 3 महीने पहले ही जान गई कि ये वही पार्टी है जो 2012 में जिस दिन सत्ता में आती है, उसी दिन, मतलब काउंटिंग चल रही होती है 2012 में, और 35 जिलों में दंगे होते हैं। 35 जिलों में काउंटिंग खत्म भी नहीं होती है, और 35 जिलों में दंगे होते हैं। पोलिंग जो काउंटर होते हैं काउंटिंग के, वहां अंदर घुस के लोग आग डाल देते हैं, कहीं पेट्रोल बम डाल देते हैं। तो ये वो समाजवादी पार्टी है। तो इसको जनता भली भांति समझ चुकी है, और इन 5 सालों में जनता को एहसास हो। इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव को ये कहना भी पड़ा कि ये नई हवा है, नई सपा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हवा वो बदल नहीं पाए, और ना ही जो उनके सपोर्टर्स थे उनको वो रोक पाए, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही थी। और इलेक्शन खत्म हुआ, या जैसे ही मतदान हो गया उसके बाद में उनके सपोर्टर्स ने जिस तरीके से एक माहौल ऐसा बनाना शुरू कर दिया कि जैसे उनकी सरकार आ गई या वो निपटने को तैयार हैं। तो ये भी लास्ट तक आते आते कहीं ना कहीं खामियाजा उनको भुगतना पड़ा।
जैसा कि अभी देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो उत्तर प्रदेश का चुनाव अगला होगा, अगर यही परिणाम रहते हैं जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, तो एक बहुत अच्छे संकेत भी है सारी पार्टियों के लिए कि अब जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी, वेलफेयर स्कीम्स पर आपको ध्यान देना ही होगा। दूसरा, जिस तरीके से बयानबाजी की जाती है, माहौल खराब करने का प्रयास किया जाता है, उस पर रोक लगानी होगी। नहीं तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पर रोक नहीं लगाएगी, वह भुगतेगी, इसी तरीके से परिणामों पे भुगतेगी, वो चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई अन्य भी दल हो। तो इसमें यह देखा जा रहा है कि अब आने वाले समय में सारे लोगों को अब काम करना पड़ेगा। भाजपा को भी अगर वोट आज मिल रहे हैं तो उसमें विधायकों का योगदान अभी भी बहुत कम है। मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है कई जगह विधायकों से जबरदस्त नाराजगी लोगों की देखी गई, लेकिन भाजपा भाजपा को फिर भी वोट यह कहते हुए दिया है, मोदी योगी के काम को देखते हुए लोगों ने वोट दिया। तो अपने विधायकों पर भी कंट्रोल करना होगा। अगर वो जीत भी जाते हैं तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना होगा कि जीतने के बाद वो बिल्कुल से गायब ना हो जाए, चाहे जो पार्टी हो। विधायकों को अब क्षेत्र में रहना होगा, काम करना होगा, और उसके बाद वेलफेयर स्कीम्स पर ध्यान देना होगा। ये जो लफाजी के काम है, जिस तरीके से निपट लेने वाली जो भाषा है, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में अभी इस तरीके की भाषा चलने वाली है। आपको अपनी छवि बनानी होगी, छवि को सही करना होगा। और बाकी रही, अब हम आते हैं दूसरे चरण पे, बात करते हैं ईवीएम पे। अभी जैसा कि देखा गया कि अभी एग्जिट पोल आए, एक तरफ तो एग्जिट पोल को नकारा जा रहा है, अभी कहा जा रहा है कि नहीं ये गलत है, इस तरीके से परिणाम नहीं आने वाले। साथ ही साथ सेफ साइड लेते हुए हमेशा की तरह से विपक्ष फिर से ईवीएम पर सवाल उठा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा राजीव जी कि आखिर भाजपा का जब एग्जिट पोल बताता है कि सत्ता में आ रही, तभी ईवीएम पे चर्चा क्यों होती है और तभी ईवीएम को दोष क्यों मढ़ा जाता है। बड़ी अजीब बात है कि आप अगर 2018 के चुनाव में जाएंगे, जहां पर छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड में जो चुनाव हुए थे और महाराष्ट्र के भी चुनाव हुए, वहां पर आप देखेंगे कि 3 राज्यों में कांग्रेस जीत करके आई। तब ईवीएम पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया गया। पश्चिम बंगाल में एक प्रचंड बहुमत के साथ ममता बनर्जी जी आती है, तब भी ईवीएम पर आप कोई चर्चा नहीं करते हैं, कहते हैं ईवीएम साफ ठीक है। मैं कहता हूं 2012 में अखिलेश यादव भी तो ईवीएम से चुन करके आए थे, तब आप चर्चा क्यों नहीं करते हैं? और इसके अलावा आप देख लीजिए कि ईवीएम की जब जब हम चर्चा करते हैं, मैं तो कहता हूं कि चुनाव आयोग ने ईवीएम को लेकर के, आपको ध्यान होगा, आम आदमी पार्टी सबसे अधिक प्रोपोगंडा कर रही थी, विपक्ष में कांग्रेस पार्टी सबसे अधिक प्रोपोगंडा कर रही थी, अन्य पार्टियां भी प्रोपोगंडा कर रही थी। और उसका नतीजा यह हुआ कि चुनाव आयोग, जब कुरैशी साहब उसमें चुनाव आयोग हुआ करते थे, उन्होंने तो बाकायदा बुलाया था सौरभ भारद्वाज को। आपको ध्यान होगा कि दिल्ली के विधानसभा में उन्होंने एक क्या नाम है, डमी ईवीएम रखा था, जो कि उन्होंने खुद बनाया था, और कहा था देखिए मैं ये वोट डाल रहा हूं आम आदमी पार्टी को, ये भाजपा में जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार जब चैलेंज किया तो आपको आश्चर्य होगा कि 13 पार्टियों ने ऑब्जेक्शन किया था। और जब चुनाव आयोग ने कहा कि आप सिद्ध करिए कि ये वोट हम यहां डाल रहे हैं और ये वोट जाकर के भाजपा में जा रहा है, तो उसमें से आप दंग रह जाएंगे। सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधि वहां पहुंचा और कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचे। और आप देखिए कि सुबह सुबह जब 6 बजे पोलिंग बूथ पे हमारे कार्यकर्ता जाते हैं, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी, सभी के, तो वहां पर एक मार्क पोलिंग होती है। मतलब वो देखते हैं कि ये जो हम ईवीएम लाए हैं वो सही है कि नहीं है। तो उसमें सभी पार्टी के लोग 5-5 वोट डालते हैं या 2-2 वोट डालते हैं, और उसको चेक करते हैं। फिर जब उसका काउंट किया जाता है कि भाई 5 लोग हैं, 2-2 वोट डाला, 10 आया कि नहीं आया, 10 में 2 वोट भाजपा, 2 वोट सपा, 2 वोट इनको, उसके बाद फिर वोटिंग शुरू होती है। तो पहली बात तो ये प्रश्न खड़ा करना ही गड़बड़ है। आपके एजेंट वहां क्या कर रहे थे? घुइयां छील रहे थे, समाजवादी पार्टी के, अन्य पार्टी के लोग। तो इसका मतलब कि आपके एजेंट फिर निष्क्रिय थे और वो वहां उपस्थित नहीं थे। दूसरी चीज, चुनाव आयोग की पारदर्शिता इतनी परिपूर्ण है जिसकी आप चर्चा ही, मतलब आप सोचिए कि विश्व के लोग हमारे चुनाव आयोग की तारीफ करते हैं। एक अमेरिका है जहां पर 3 महीने लग जाते हैं रिजल्ट आने में। नहीं, देखिए अभी अभी जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो तो ये दिखाए जा रहे हैं कि बनारस में किस तरीके से एक उसमें गाड़ी में जो है लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने पकड़ा कि ईवीएम को ले जाया जा रहा था। सवाल वहां से उठ खड़ा हुआ है। देखिए इस प्रकार की घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से हो रही है। ये पहली घटना नहीं है। ये इनका विधवा विलाप परमानेंट चलता रहता है। बस भाजपा जीतेगी तो विधवा विलाप आएगा, ईवीएम पे कई तरह के सवाल उठाते रहेंगे। 2017 में आपको बता दूं एक बदायूं का मामला था और 19 का,
और बदायूं में लेकर के इसी प्रकार की एक चर्चा हुई, उन्होंने कहा साहब देखिए ईवीएम यहाँ पर पड़े हुए हैं और ये ईवीएम बदले जाएंगे। बाद में पता क्या लगा, स्ट्रांग रूम के बगल में ही वो ईवीएम, रिजर्व ईवीएम रखे जाते हैं। समझिए आप, रिजर्व ईवीएम होते हैं, ट्रेनिंग के लिए ईवीएम होते हैं, जो कमोबेश अगल बगल ही रख दिए जाते हैं। कभी कभी सम टाइम होता है क्या, आदमी थका रहता है, कुछ रहता है, तो कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। मैं कह रहा हूँ 75 जिलों में अगर मल्टीप्लाई 5 से कर दें, 403 सीटों में ईवीएम की व्यवस्था देखना। हाँ, ये एक पक्ष है कि सरकार का, निर्वाचन आयोग का एक बहुत बड़ा पक्ष है कि इस प्रकार की शंका किसी में नहीं आनी चाहिए, तो ये उसका एक पक्ष है। और वहां पर उन्होंने बाकी उसको ब्रीफ किया है, कमिश्नर ने ब्रीफ किया और डीएम ने भी उसको ब्रीफ किया। और ब्रीफ करने के बाद भी अभी एक मैं डिबेट मैं अभी एक टीवी पे चैनल पे देख रहा था, जिसमें एक अपील कर रहे हैं मौलाना साहब कि कल हम बड़ी भारी मात्रा में जाएंगे और अगर कहीं दिक्कत हुई तो हम पूरे ईवीएम को तोड़ फोड़ देंगे। ये क्या राजस्थान नहीं तो और क्या है भाई? आप करो शासन की हम ईंट से ईंट बजा देंगे, कैसे बजा दोगे? हम कह रहे जब हम हारते हैं तो शासन की ईंट से ईंट नहीं बजाते हैं, हम त्योहार को स्वीकार करते हैं, चले आते हैं। झारखंड में हमने कौन सी ईंट से ईंट बजा दी? हमने क्या नाम है, तमिलनाडु में कौन सी ईंट से ईंट बजा दी? हमने टीएमसी जहां पर ममता बनर्जी जी थी, हमने कौन सी ईंट से बजा? कहने का मतलब यह है, इस देश को संविधान से नहीं, इस देश को कुछ लोग इस्लाम से चलाना चाहते हैं। इस देश को कुछ लोग तो अखिलेश यादव कह तो रहे हैं कि लोकतंत्र की लड़ाई है और क्रांति अब लानी पड़ेगी। तो वो जिस तरीके से कल उनका बयान आया है, उसके बाद में जिस तरीके से सपा के सपोर्टर्स निकल रहे हैं, एक तरीके से अगर हम कहें तो अराजकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप पहले इंतजारी करिए, अगर कहीं से कोई कमी दिखती है, जैसे कल उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने जाके चुनाव आयोग में शिकायत की, चुनाव आयोग का क्लैरिफिकेशन भी आ गया कि वो ट्रेनिंग के लिए वो भेजा जा रहा था, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। उसके बाद अब तो चुनाव का जो है देखा जाना चाहिए, वहां टैली किया जाना चाहिए कि उनके तो प्रतिनिधि मौजूद थे जब सील किया जा रहा था, फिर भी मौजूद रहेंगे तो इतनी जल्दी क्या है? क्यों इतनी हताशा, निराशा क्यों दिख रही है अभी? मैं और राजीव जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब सुबह वोटिंग शुरू होती है तब सभी पार्टियों के पोलिंग एजेंट वहां पर होते हैं। उसके बाद जब ईवीएम मशीन सील होती है तब भी पोलिंग एजेंट वहां पर होते हैं और सभी चीजों के आंकड़े दिए जाते हैं कि इस बूथ पर 900 वोट थे, जिसमें से 375 पड़े या 575 पड़े, बाकी तो खुद नहीं पता लगा किसको मिले। तो इतना होने के बाद भी स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी मतलब कि जब स्ट्रांग रूम में रखे जाते हैं ईवीएम, तो वहां भी विधानसभा के प्रत्येक बूथ का आंकड़ा दिया जाता है कि इलेक्टोरल पर्सन कितने थे, कितने उसमें इलेक्टोरल पर्सन में महिलाएं थी, कितने पुरुष थे, फिर कितने वोट पड़े, फिर कितने पुरुषों के पड़े, कितनी महिलाओं के पड़े, और सभी पार्टी के प्रमुख इलेक्शन एजेंट को दे दिया जाता है। उस समय आपको विरोध करना चाहिए था। अब जब ईवीएम खुलेंगे तो उसी रेशियो से खुलेंगे ना, बूथ संख्या 1, बूथ संख्या 2, बूथ संख्या 3। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये वही मेरा कहना यही है कि इंतजारी करिए। इस तरीके से अराजक बयान देकर माहौल खराब करने की कोशिश क्यों की जा रही है? एक जो मैं पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा अगर इस तरीके से हताशा और उनकी इस तरीके से खींच दिख रही थी, कोई पत्रकार अगर सवाल पूछता था तो कहते थे तुम बहुत सीनियर जर्नलिस्ट नहीं हो, ये बहुत सीनियर हो गए, एक बार मुख्यमंत्री बन के बहुत सीनियर हो गए, और जिसने 20-25 साल पत्रकारिता की वो सीनियर नहीं हो गया। अगर वो सवाल उठाता है तो इनको बहुत ही ज्यादा उस पे जो है खींचते हैं वो। ये कोई रवैया रहा है बात करने का? और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी अपने पुराने ढर्रे पे ही चलने के लिए मजबूर है, क्योंकि वो गुंडों की पार्टी रही है। आप देखिए कि चाहे वो ददुआ हो, चाहे वो फूलन देवी हो, चाहे वो डीपी यादव हो, जितने बड़े माफिया हो, मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, आजम खां हो, जो कि अपराधी, उनके भी अपराधी, मतलब एक नहीं 41 मुकदमे उनके ऊपर है। तो कहना मतलब मेरा यह है कि इस प्रकार के लोगों की शरण स्थली सिर्फ जो है वो समाजवादी पार्टी है। और ये जो ध्रुवीकरण हुआ है समाजवादी पार्टी की तरफ, एक वर्ग का ध्रुवीकरण हुआ और लोगों का, उसका रिजल्ट है, उसकी प्रतिक्रिया है कि भारतीय जनता पार्टी, जो लोग अंदाजा लगा रहे हैं 226 से 300 तक, 226 से लेकर के 267-68, मेरा अपना अंदाजा है कि भाजपा 300 प्लस कर जाएगी। जो वातावरण चल रहा है, जिस प्रकार की स्थितियां हैं, कुछ घंटे इंतजारी करिए आप भी, और इंतजारी करने, और दूसरा सपा को भी इंतजारी करनी चाहिए, नजर बनाए रखनी चाहिए, उसमें गलत नहीं है। तो उनका ये बयान, इससे मैं सहमत हूं जो उन्होंने कहा कि नजर बनाए रखिए अपने कार्यकर्ताओं। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि क्रांति लानी पड़ेगी, अरे क्रांति लानी थी तो आपने जब आप मुख्यमंत्री थे उस समय क्रांति लाए होते, इतने काम कर दिए होते कि दूसरे के लिए रास्ता ही ना बचता। अब तो इंतजारी करिए ना, अब तो जनता निर्णय दे देगी कि जनता आपकी बातों से सहमत है कि नहीं सहमत है। रही बात ईवीएम की, वो भी क्लैरिफाई हो जाएगा कल 10 बजे कि हाँ वो टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी की पार्टी में शफीकुर रहमान ने तालिबान का स्वागत किया था और माननीय अखिलेश यादव जी ने उसका खंडन नहीं किया, तो इसका मतलब वो भी तालिबान जैसी अराजकता उत्तर प्रदेश में चाहते हैं। समझिए, आप उनके बयान को समझने का प्रयास करिए। और अब उन्हें लगता है कि वो अगर उनका बस चले तो तालिबानियों को यहाँ बुला भी ले कल के चुनाव काउंटिंग के लिए। वो ऐसी स्थिति ठीक है, उनकी ये तो उनका उनका बयान था। उनके जिस तरीके से उनको लगता होगा कि उनके फॉलोअर्स ऐसे ही या यही भाषा वो समझते हैं, यही भाषा उनको अच्छी लगती, उन्होंने कहा। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि सरकार बैठी रहेगी। सरकार चाहे जिसकी होगी, सरकार तो अपना काम करेगी ही। अराजकता को बढ़ावा कोई सरकार नहीं दे सकती। एक लोकतंत्र में चुनाव आयोग की भूमिका रहती है। अगर आप उस पर भी नहीं विश्वास करते हैं, चुनाव आयोग पे आप नहीं विश्वास करते हैं, जब तक कल तक जीता आपको दिखाया जा रहा था, वही प्रेस आपको बहुत अच्छा लगता था। आप कहते थे हाँ ईमानदारी से काम करिए, आपको भी इनाम दिया जाएगा। आज वही प्रेस अगर सवाल उठाता है तो आप कहते हैं इतने बड़े तुम पत्रकार नहीं हो, इतने सीनियर जर्नलिस्ट नहीं हो। तो अब ये कितने सीनियर हैं, ये भी देखना होगा। और किस वजहों से अगर सपा नहीं आती तो उस पर इनको मंथन करना होगा। क्योंकि अगर पॉलिटिक्स करनी है तो इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि आखिर जनता चाहती क्या। आप केवल एक वर्ग को लेकर, एक वर्ग की राजनीति करके आप नहीं चुनाव में सरकार नहीं बना सकते हैं। पिछली बार जो सरकार बनी थी, सारे युवाओं के वोट मिले थे। उनको लगा था, युवाओं को लगा था कि प्रदेश में एक ऐसा नेता आया है जो हमारी बातों को सुनेगा। लेकिन जीतते ही आप फिर वही संकुचित विचारधारा के हो गए, MY फैक्टर में ही काम करने लगे, उन्हीं के लिए काम करने लगे, जिसका खामियाजा भुगता भी। लेकिन अब तो सुधर जाना चाहिए। अब तो इतनी परिपक्वता आ जानी चाहिए कि 5 साल सरकार चलाने के बाद में तो समझ में आना चाहिए कि आपको किससे क्या बात कहनी, बात का लहजा क्या होना चाहिए। क्योंकि अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री या किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ भी बोलता है, अच्छा बोलता है या खराब बोलता है, तो उसका मैसेज बहुत दूर तक जाता है। इस पर भी कंट्रोल करना होगा और अपने उन लोगों को भी कंट्रोल करना होगा जो सरकार बनने से पहले ही इस तरीके से दावे करने लगे कि हिसाब किताब पहले होगा, बाद में ट्रांसफर होगा। तो इस तरीके की भाषा मुझे नहीं लगता कि प्रदेश के लोग अब पसंद करते हैं। और यही कारण रहा, यही बड़बोलापन रहा कि बुलडोजर आज ब्रांड के रूप में स्थापित हो गया। जी, आप कुछ कहना चाहते थे? फाइनल आपका कमेंट लेके फिर क्लोज करते हैं। शिव कुमार जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो, मुझे लगता है कि शिव कुमार जी का फिर कनेक्टिविटी का इश्यू आ गया। आज जो हमने अभी चर्चा की है इन बिंदुओं पर, अब देखना ये होगा कि कल 10 बजे यानी कि बृहस्पतिवार को 10 बजे से फिर से जो होंगे वो सही तरीके से रुझान, परिणाम सब आने शुरू हो जाएंगे। तब उस पर हम फिर चर्चा करेंगे कि आखिर में ये जो एग्जिट पोल किस तरीके से कितना कन्वर्ट होता है सही, उसी समय इस बात का आकलन हो पाएगा। आपकी खबर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिव कुमार द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी खबर के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।